अब हमने फिलॉसफी समझ ली लिबरल, और उसको देख लिया कि उसका जहन क्या है। अब हम शुरू होते हैं कि एक्चुअली ये अप्लाई कब हुई, किस तरह अप्लाई हुई, और उसका रिजल्ट क्या था। ये बात हम पहले भी कई दफा कर चुके हैं और दोबारा रिपीट हो रही है, और अच्छी बात है, इस तरह रीइंफोर्स होती जाएगी कि प्रॉपर आया एज अ सब्जेक्ट, एज अ स्टडी स्टार्ट्स विद वर्ल्ड वॉर वन। जब वर्ल्ड वॉर वन होती है उसके बाद इतनी डेवस्टेशन होती है, मिलियंस में लोग मरे। उसके बाद लोगों को ख्याल आता है कि नहीं, जंग को रोका जाए और दोबारा जंग ना हो। सो आइडियलिज्म जिसका नाम बन जाएगा, बेसिकली वो लिबरलिज्म ही है। It was a dominant approach towards international relations after the First World War. It was based on the liberal philosophical framework and sought to achieve international peace and security through international law, League of Nations, disarmament and promoting pacifism. तो वो जो सारे आइडियाज थे वो उसको यूज करके डिफरेंट चीजों के थ्रू पीस मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी, और वो हम देखेंगे कि कैसे की जाएगी। The main reason was to understand the causes of war and the means to avoid it, कि जंग को कैसे रोका जा सके। ये आपने चीज याद रखनी है। आपके सिलेबस में उसको आइडियलिज्म कहा गया है आईआर में, तो आइडियलिज्म के नाम से भी आ सकता है। और आइडियलिज्म लेकिन एक फिनोमिना जो है आपने जहन में रखना है, इट्स लिमिटेड टू दिस टाइम फ्रेम 1919 टू 1939। इस दौरान जो लिबरल फिलोसफी इंटरनेशनल रिलेशंस पे अप्लाई की गई उसको आइडियलिज्म कहा जाता है। इसलिए आपने अगर लिबरल आता है तो उसको थोड़ा सा ब्रॉड करके बताएं, आइडियलिज्म आता है तो आप उसको थोड़ा इसमें रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि इसके बाद की जो फिलोसफीज हैं उनको भी अब लिबरल कहना शुरू हो जाते हैं या नियो लिबरल। इससे पहले वाली डोमेस्टिक लेवल पे हैं, उनको हम लिबरल कह सकते हैं। तो आइडियलिज्म को आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है। आइडियलिज्म 1919 टू 1939, और यहीं से जो है ना वो लिबरल फिलोसफी की एक्चुअल एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। जंग हो जाती है, लोग मर गए हैं बहुत सारे। अब जो है लोगों को ख्याल आएगा कि हमें जंग नहीं करनी चाहिए। अब उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या है, इस पे थोड़ा हम टाइम स्पेंड करेंगे। और ये प्लीज नोट्स भी लेते जाइएगा, या आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह मिलेगी भी नहीं। ये मैंने पता नहीं किसी बुक से निकाले थे जिसमें ये इंटर वॉर आइडियलिस्ट जो थे डिफरेंट, उनके नाम भी थे, उनकी अचीवमेंट्स भी थी, और ये जरूर नोट करें साथ। और अब आप ये देखें कि जो मेन अप्रोचेस थी इंटर वॉर आइडियलिज्म की 1939 टू 1919। अच्छा, इसमें पहले ना हम वुडरो विल्सन को करते हैं, फिर आप दोबारा उस पर आएंगे। सबसे पहले वुडरो विल्सन, ही वॉज एन आइडियलिस्ट, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई तो इन्होंने सोचा, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने लिबरल फिलोसफी को उसमें ट्रांसफॉर्म किया। ये यूएस के प्रेसिडेंट थे। 1918 में जंग खत्म हुई और पेरिस में एक पीस कॉन्फ्रेंस होनी थी। इन्होंने प्लान किया कि जी उस पीस कॉन्फ्रेंस में जो भी ट्रीटी अब निगोशिएट होगी वो मैं अपनी जो लिबरल फिलोसफी है इंटरनेशनल लेवल पे उसके मुताबिक करूंगा। तो इनकी हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। इन्होंने अपने 14 नुकात दिए कांग्रेस में अपने, और उसमें वो सारे पॉइंट्स आते हैं। बाद में इन्होंने उस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जाके उन पर निगोशिएट भी किया, और कुछ चीजें मान ली गई, कुछ चीजें नहीं मानी गई। सबसे पहले इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो ये था कि आइंदा से कुछ सीक्रेट ट्रीटीज नहीं होनी चाहिए, ओपन डिप्लोमेसी होनी चाहिए, और ओपन डिप्लोमेसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब हम वर्ल्ड वॉर वन डिटेल में देखेंगे तो हम देखेंगे कि उस टाइम पे बड़ा ट्रेंड था कि अलायंसेज होती थी आपस में, सीक्रेट ट्रीटीज होती थी, मुल्कों को पता ही नहीं होता था कि किसकी किससे ट्रीटी हुई भी है, और उससे भी जंग का बड़ा खर्चा होता था। ही केम अप विद द आइडिया कि ओपननेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपन डिप्लोमेसी होनी चाहिए। ये एक पॉइंट था, वन ऑफ द 14 पॉइंट्स। अगला इनका एक पॉइंट था कि फ्रीडम ऑफ द सीज होनी चाहिए, कि जो कमर्शियल शिप्स जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उनको हिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी हुआ था वर्ल्ड वॉर वन में। कमर्शियल शिप्स को टारगेट किया जाता था और उनको डिस्ट्रॉय किया जाता था। तो ये एक आइडिया था। तो देखिए कैसे फ्रीडम का आइडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रीडम ऑफ द सी से। ओपन डिप्लोमेसी में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी का ज्यादा आ रहा है। और फिर फ्रीडम ऑफ द सीज का आ रहा है। फिर इन्होंने कहा सॉवरेनिटी ऑफ बेल्जियम टू बी रिस्टोर्ड। ये सारा कुछ हम दोबारा भी करेंगे जब वर्ल्ड वॉर वन एक्चुअली पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप बस लिबरल फिलोसफी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। जब बेल्जियम पे जर्मनी ने कब्जा कर लिया हुआ था, तो इसने कहा सॉवरेनिटी रिस्टोर की जाए। जो फ्रांस की टेरिटरी जर्मनी ने कब्जा की है वो उन्हें रिस्टोर की जाए। जर्मनी ये हार चुका था। फिर उस टाइम पे एक बड़ी
जो है होती थी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, उसको ब्रेक करके इन्होंने कहा जो डिफरेंट उन्होंने छोटे छोटे कॉमों पे कब्जा किया हुआ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने, उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन दी जाए। तो हम वो देखें कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आएगी। फिर इन्होंने कहा कि जो ऑटोमन एम्पायर है, क्योंकि ऑटोमन भी हार गया था, ऑस्ट्रो हंगेरियन भी हार गया था, इन्होंने कहा जो ऑटोमन एम्पायर है उसने भी बहुत से छोटे छोटे ऐसे जगहों पे कब्जा किया हुआ है, लोगों को सब्जुगेट किया गया, उनको भी सेल्फ डिटर्मिनेशन किया जाए। अब इसका आउटकम ये हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कि बहुत छोटे छोटे मुल्क बनाए गए उनको इस आइडिया को फॉलो करते हुए कि जी उनका अपना मुल्क हो और वो अपने मुल्क को खुद चलाएं। तो ये लिबरल फिलोसफी की आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशन। फिर वो ही इमैनुअल कांट वाला आइडिया लीग ऑफ नेशंस, यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिकली उसको मैनिफेस्टेशन की कि भी लीग ऑफ नेशंस होनी चाहिए जो कि एग्रेशन को रोक के थ्रू अ कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी के सारे मुल्क मिल के एग्रेशन को रोकें। तो ये एक लिबरल फिलोसफी की ट्रांसफॉर्मेशन थी। एंड ही सेड द वर्ल्ड मस्ट बी मेड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। इसका क्या मतलब है कि अगर दुनिया में बादशाहत होंगी, दुनिया में डिक्टेटरशिप्स होंगी, तो डेमोक्रेसी को थ्रेट होगा, और डेमोक्रेसीज जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको ग्लोबल करें। वो खैर यूएस के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन मेन आइडिया ये है कि इसमें वो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी वाला थीसिस भी लेटेंटली छुपा हुआ है कि डेमोक्रेसी जो है दे आर लेस लाइकली टू गो टू वॉर। तो बड़ा एक अजीब सा इनका आप समझ सकते हैं फ्रेमवर्क था। इसमें थोड़ा सा एक डिल्यूजनल थिंकिंग भी है कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो डिक्टेटरशिप्स की वजह से लगी, बादशाहत की वजह से लगी। यस, वर्ल्ड वॉर 1 जब लगी थी काफी सारे मुल्क इनमें बादशाह थे और काफी सारे मुल्क जो हैं वो इनमें इस किस्म की ही थी, ऑटोक्रेटिक किस्म की गवर्नमेंट्स थी। लेकिन स्टिल ये थिंकिंग जो है ये गलत ही प्रूव होगी बाद में कि जिससे डेमोक्रेसीज जाती हैं, और EH कार का यही इनके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा। तो वुडरो विल्सन की ये एक ट्रांसफॉर्मेशन थी, ये एक आउटलुक था जो इन्होंने अप्लाई किया लिबरल फिलोसफी का। अब हम दूसरों को देख लेते हैं, इनको आप आइडियलिस्ट भी कह सकते हैं। वुडरो विल्सन का हमने देख लिया, वो एक आइडियलिस्ट थे। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस का आइडिया दिया, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का एक आइडिया दिया, और कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक आइडिया दिया। और जो इनके आइडियाज थे वो हमने बात कर ली है। उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन लीग ऑफ नेशंस में नजर आती है। हमें जो नए उन्होंने मुल्क बनाए उसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट नजर आता है। फिर एक थे फिलिप नोएल बेकर, इनके नाम लिख लें, और अगर आप कोई आइडियलिस्ट क्वेश्चन आता है तो ये सारे नाम ऐड कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा, क्योंकि जनरली लोग इतनी ऐड नहीं करेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे, इनके नाम नहीं करेंगे। फिलिप नोएल बेकर हैं, इन ये भी एक आइडियलिस्ट थे, उस टाइम पे लिबरल थे। इन्होंने डिसआर्मामेंट को प्रमोट किया। अच्छा, ये जो सेकंड हमारा टीयर है ना यहाँ पे, ये जरूर लिखें, ये वो सारी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो इन्होंने की, जो आपने जहन में भी रखनी है। तो फिलिप नोएल बेकर ने डिसआर्मामेंट की बात की, तो डिसआर्मामेंट भी एक लिबरल फिलोसफी का एक इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसआर्मामेंट। और इन्होंने एक बुक लिखी द आर्म्स रेस, बाद में इनको एक नोबेल प्राइज भी मिला। इनका आइडिया ये है डिसआर्मामेंट के पीछे, क्योंकि हमने देखा कि वो जंगों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइडिया ये है कि अगर मुल्क अपने वेपन्स लिमिटेड रखेंगे, आर्म रेस नहीं करेंगे, तो जंग नहीं लगेगी। तो डिसआर्मामेंट पे इन्होंने काम किया। फिर इन्होंने बात की कि वर्ल्ड कोर्ट होनी चाहिए। वर्ल्ड कोर्ट क्या चीज है कि कोई जो मुल्क हैं उनके आपस में इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कोई वर्ल्ड कोर्ट होनी चाहिए, और वर्ल्ड कोर्ट जो है वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा, उससे जंगें नहीं होंगी। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो थी उसमें इन्होंने उसको लॉबी किया एस्टेब्लिश करने के लिए, और इवेंचुअली 1920 में बनाई भी गई PCA, जिसे कहते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। और पॉइंट ये था कि उसमें डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हों। इन्होंने ये भी कोशिश की कि जो मुल्क हैं वो उसमें ज्वाइन करें, उसकी कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन को लें। वो हम बाद में देख लेंगे, उससे कंफ्यूज ना हो। बेसिक आइडिया है कि वर्ल्ड कोर्ट होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं लिबरल आइडिया की ट्रांसफॉर्मेशन एट इंटरनेशनल लेवल की, इंटरनेशनल कोर्ट होनी चाहिए, उसे वो वर्ल्ड कोर्ट कह रहे थे। फिर इन्होंने बात की कि इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ होगा तो जो है वो मुल्क रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे वो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन नजर आ रही है। पहले हमने उनकी एज एन फिलोसफी बात की, यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने इन चीजों की एफर्ट भी की।
इन्होंने इंटरनेशनल लॉ के एफर्ट क्या की कि इन्होंने मुल्कों के लिए कैंपेन किया कि आप परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन है। कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि वो कोर्ट, जैसे हमारी हाई कोर्ट की हमारे ऊपर कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट जो डिसीजन दे देगा वो हमें करना ही करना है। लेकिन वॉलंटरी जुरिस्डिक्शन ये होती है कि मुल्क ना माने या मुल्क ना लेके जाए अपना केस, कोई मसलन कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए कोर्ट की, तो इंटरनेशनल लॉ को हम इस टाइम फोर्स कर सकते हैं। ये इनकी इस टाइम पे एक एफर्ट थी एज एन आइडियलिस्ट। अगले फिर एक आइडियलिस्ट थे जिनका नाम है डेविड डेविस। और डेविड डेविस जो हैं, इन्होंने क्या की कि भाई जंग को समझना बड़ा जरूरी है। तो ही वॉज द वन हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट आईआर प्रोफेसरशिप इन द यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स एबर्सवर्थ। पैसे वाले ये सारे होते थे, आपने देखा होगा, ये बड़े अमीर अमीर लोग होते हैं और इवेंचुअली फिर ये इस तरह की फिलंथ्रॉपीज कर रहे होते हैं। तो ये इसी किस्म के लोग थे। डेविड डेविस हैं, इनकी ये थी कि अंडरस्टैंड अगर हम करेंगे वॉर को तो उससे भी हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो ही वॉज द वन हु एस्टैब्लिश दिस चेयर ऑफ वुडरो विल्सन, इस तरह उसका नाम था, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में एबरसविथ। ये हमारी आईआर हिस्ट्री में भी इसके एक इंपॉर्टेंट वो है, इसका एमसीक्यू भी आ जाता है। तो डेविड डेविस ने इसको एस्टैब्लिश किया, ये एक इनकी एफर्ट थी उस टाइम पे, ये एक आइडियलिस्ट है। फिर एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज पे इन्होंने कोशिश की, इंटरनेशनल पुलिस फोर्स। अब हमने देखा कि इंटरनेशनली जो एनआरकी की बात हम करते हैं कि कोई चीज इन्फोर्स नहीं की जा सकती, तो ये रियलाइज दिस एज वेल कि एक इंटरनेशनल पुलिस फोर्स होनी चाहिए। उसको स्टैब्लिश करने की इन्होंने कोशिश की। इनकी एक बुक है द प्रॉब्लम ऑफ द 20th सेंचुरी, 1930 में आई। इसमें इन्होंने आइडिया प्रॉपर पुट किया कि इंटरनेशनल पुलिस होनी चाहिए और इंटरनेशनल पुलिस जो है वो डिफरेंट चीजों को इन्फोर्स करेगी और उसके अंदर डिफरेंट जो मुल्क हैं वो अपनी फोर्सेस देंगे और वो इन्फोर्समेंट होगी। ये आप जहन में रखें कि यूएन की कोई पुलिस फोर्स नहीं है। यूएन की जो पीस कीपिंग होती है ना, वो कहीं से भी वो काम नहीं कर रही जो हमें लगता है कि वो रोकती है एग्रेशन को। वो पीस कीपिंग फोर्सेस है, उसका मैंडेट ही बड़ा फर्क होता है। और पीस कीपिंग फोर्सेस को स्टैचुरी भी नहीं है कि यूएन चार्टर से नहीं आ रही, वो बाद में एक चीज बनाई गई है। वो बाद में सर्टेन जगहों पे पीस मेंटेन करने के लिए होता है, जहां पे कुछ थोड़ा बहुत बैलेंस मेंटेन करना हो। वो पुलिस फोर्स नहीं है। तो इन्होंने ये बात की थी कि इंटरनेशनल पुलिस फोर्स होनी चाहिए। ये आपने जहन में रखना है क्योंकि इन्फोर्समेंट का मसला इंटरनेशनल लेवल पे आता है। फिर अगले एक आइडियलिस्ट थे एल्फ्रेड जिमरमैन। एल्फ्रेड जिमरमैन का बिलीव था कि इंटरनेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। इनका अपना एक बिलीव था कि मुल्कों में अगर लोगों को एजुकेट किया जाए, इंटरनेशनली एजुकेट किया जाए, तो दैट कैन आल्सो सर्व एज अ हीलर ऑफ इंटर स्टेट रिलेशंस। ये इनकी अपनी अप्रोच थी, नाइव आप इसे कह सकते हैं, पर थी। आइडियलिस्ट थे तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है। पहली दफा देखिए इंटरनेशनल रिलेशन पे प्रॉपर काम हो जाए तो वो फिर इस किस्म के अप्रोचेस में आएंगे कि इंटरनेशनल एजुकेशन देनी चाहिए, उससे भी स्टेट्स हील होंगी। फिर नॉर्मन एंजल है। नॉर्मन एंजल जो है, इनका एक थीसिस था इररेशनैलिटी ऑफ वॉर थीसिस। ही केम अप विद द आइडिया कि वॉर जो है वो इररेशनल है। इररेशनल किस सेंस में है कि इट डजंट मेक रैशनल सेंस कि दो इंडस्ट्रियल मुल्क। इनका आइडिया ये था कि पहले जमानों में जब जंगें होती थी तो इट मेड सेंस कि एक मुल्क ने दूसरे पे, मुल्क तो नहीं होते थे या जो भी किंगडम्स होती थी, वो कोई एक ट्राइब दूसरे पे जब हमला करता था, इट यूज टू प्लंडर द ट्राइब, और वो प्लंडरिंग में काफी उनको फायदा होता है। ये कहते हैं मॉडर्न दुनिया में तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक मुल्क दूसरे के ऊपर जब जंग करता है कंप्लीटली दूसरे मुल्क को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ना कुछ प्लंडर कर पाता है, बस कंप्लीटली विनिंग फॉर द सेक ऑफ विनिंग होती है। तो मॉडर्न दुनिया में वॉर हैज स्टॉप्ड मेकिंग सेंस। इनका ये आइडिया था कि अगर मैं ये एक थीसिस लोग बाय करेंगे, लोग समझेंगे, तो भी अवॉइड हो सकती है कि वॉर प्रॉफिटेबल नहीं रही मॉडर्न दुनिया में। ये एक इनकी एफर्ट थी, इररेशनैलिटी ऑफ वॉर थीसिस। अब देखिए wars was were caused by rationality. Public education would cause people to avoid wars. कि अगर लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा, वर्ल्ड लीडर्स को, कि वॉर्स का कोई फायदा नहीं होता। ऑल्दो ये भी आप नाइव कह सकते हैं, क्योंकि देखें वॉर्स का फायदा तो होता है, बहरहाल उस टाइम पे भी होता था। मुल्क एक दूसरे से कॉलोनीज छीन लेते थे, उसका इकोनॉमिक फायदा होता था। तो ये भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नाइव आइडिया था। और कॉलोनीज के पीछे भी काफी जंगी हो रही थी। ज्यादा आप टेरिटरी जब कंट्रोल करते हैं तो आप रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन इनका ये आइडिया था कि इरेशनल है। फिर लियोनार्ड वुल्फ थे। ही वर्कड ऑन द आइडिया ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। वर्ल्ड गवर्नमेंट की कल आप में से भी किसी ने बात की थी जी, वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी तो मुल्क जो एक मसले हैं
एनआरकी के और इस किस्म के, वो रिजॉल्व होंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट में क्या होगा, इनकी बुक है इंटरनेशनल गवर्नमेंट, और इंटरनेशनल गवर्नमेंट में ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं कि अगर एक ओवरऑल वर्ल्ड गवर्नमेंट हो और उस तरह हम कैसे चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। हमने एनआरकी की बात की थी कि कैसे वो इस तरह खत्म हो सकती है। फिर जे ए हॉब्सन हैं, और ये फ्री ट्रेड इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं कि फ्री ट्रेड होना चाहिए। अगर फ्री ट्रेड होगा, मुल्कों के आपस में डिपेंडेंसी होगी और उससे पीस होगा। ये बाद में आइडिया इवॉल्व हो गया, अभी भी बहुत रेलिवेंट है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो जे हॉब्सन है, फ्री ट्रेड इंटरनेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट इन्होंने उस टाइम पे प्रमोट करने की कोशिश की। फिर जॉन मेनर्ड कीन्स हैं, ये कोई छोटे आदमी नहीं है, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स। और केन्जियन इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रेट डिप्रेशन के बाद से फॉलो होती है, वो इनकी ही फिलोसफीज के ऊपर है। और ही केम अप विद द आइडिया कि जी इकोनॉमिक रीजंस होती हैं जंगों की, और पॉवर्टी और इस किस्म की चीजें बहुत बड़ी वजूहत होती हैं। तो इकोनॉमिकली हमें वॉर्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, इकोनॉमिक बेसिस ऑफ पीस होनी चाहिए कि मुल्कों को इकोनॉमिकली आप सही तरह लेके चलेंगे तो जंगे भी नहीं होंगे। और आप देखिए ये आइडिया इनफैक्ट यूएन ने अडॉप्ट भी किया है। लीग ऑफ नेशंस जो है, लीग ऑफ नेशंस में इकोनॉमी की बात नहीं थी, सिर्फ वॉर्स की बात थी। लेकिन आप देखें यूएन का जो चार्टर है वो डिफरेंट है, वो डायनामिक है, वो यूनेस्को भी है उसमें। उसमें फूड, हर तरह की चीज आ रही है उसमें, हंगर, पीस, एजुकेशन। क्यों? क्योंकि बाद में उनको रियलाइज ये हुआ लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के बाद कि हमें सिर्फ जंग की बात नहीं करनी चाहिए, और भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं दैट लीड टू वॉर। जस्ट बिकॉज जंग नहीं हो रही इसका ये मतलब नहीं कि पीस है। अगर किसी मुल्क के अंदर पॉवर्टी है, गुर्बत है, तो वो भी पीस आप नहीं कह सकते। तो वो भी एक अच्छा आइडिया है जो यूएन में बाद में अडॉप्ट भी किया गया। अब इंपॉर्टेंट सोचने वाली चीज, आपके समझने वाली चीज ये है कि ये वो सारे डिफरेंट एफर्ट्स हैं, और देखिए ये बड़ी डाइवर्स पोर्टफोलियो है जो आइडियलिस्ट ने करने की कोशिश की। और हर उसमें थोड़ा बहुत मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं, और कहीं ना कहीं जाके हम इन सारी चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे लीग ऑफ नेशंस आज यूएन की फॉर्म में हमें मिलता है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कह सकते हैं ये एक डिबेटेबल चीज है कि आज रेलिवेंट है कि नहीं, लेकिन एक प्रोजेक्ट है वो जरूर देखिएगा, काओ के नाम से, COW, कोरिलेट्स ऑफ वॉर। कोरिलेट्स ऑफ वॉर शिकागो यूनिवर्सिटी या पत्नी कौन सी, अब मुझे से याद नहीं आ रहा, वो पूरा डाटा मेंटेन करते हैं कि कितनी जंगें हुई, किस तरह हुई, और वो इस चीज को, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को ना प्रॉपर प्रूव करने की कोशिश करें थ्रू डाटा कि कितनी जंगें हुई हैं, वो डेमोक्रेटिक थे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स क्या थी। तो एक साइंटिफिक तरीके से डाटा के थ्रू वो इस थीसिस को प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कौन से मुल्क हैं, कौन सी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जो जाती हैं। तो ये भी आजकल इस पर बहुत रिसर्च हो रही है। फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हैं कि आज भी रेलेवेंट है, यूएन ने इसको अडॉप्ट किया। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है कि मिल के सारे सिक्योरिटी को देखें, और कोई मुल्क अगर एग्रेशन करता है उसको पुश बैक करें। फिर डिसआर्मामेंट भी बड़ी रेलेवेंट है आज भी, CTBT, PTBT, सारी चीजें डिसआर्मामेंट है। इसको हम आगे जाके देखते हैं इसको डिटेल में, लेकिन आपने आइडियलिज्म की देख ली कि ये सारे इनकी एफर्ट्स थे। प्लीज ये चार्ट लिख लें, इनके नाम याद कर लें। अगर आइडियलिज्म का आता है तो ये पूरे का पूरा इससे आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं कि आइडियलिस्ट ने किया क्या। ठीक है, ये आइडियलिस्ट की डिफरेंट एफर्ट्स थी उस टाइम पे। वुडरो विल्सन को हमने देख लिया, ये सबसे फेमस है आइडियलिस्ट। अब आइडियलिज्म फेल तो हुआ, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 लगी तो दैट मीन्स कि आइडियलिज्म फेल हो गया। और उसकी हमने देखा कि क्रिटिसिज्म जो है वो की काउ मीन्स वो को रिलेट्स ऑफ वॉर, को रिलेट्स। एक सेकंड में लिखता हूँ, को रिलेट्स, यही देख लेना, यही मुझे याद पड़ता है, काफी पहले मैंने देखा था, को रिलेट्स ऑफ वॉर, को रिलेट्स ऑफ वॉर। प्लीज इस पे रिसर्च कीजिएगा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे याद पड़ती है। को रिलेट्स ऑफ वॉर इस तरह का कुछ है, वो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के ऊपर रिसर्च है, साइंटिफिक तरीके से डाटाबेस। तो हमने देखा कि आइडियलिज्म फेल हुआ 1919। हाँ, कोरिलेट्स ऑफ वॉर, ठीक है, ये देख लें, इसको रिसर्च कर लें। और जो ये फेल हो गया, क्यों फेल हुआ? इट इग्नोर्ड द रोल ऑफ नेशनल पावर। अब आप देखेंगे कि उन्होंने उनके सारे वर्ल्ड व्यू में
उन रियलिटीज को अकोमोडेट ही नहीं किया कि मुल्कों को पावर भी चाहिए होती है और मुल्क जो है वो पावर को गेन करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। आप एक चीज इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप उस चीज को अपने विजन में अकोमोडेट ही नहीं कर रहे। Promoted interests of status quo and satisfied powers such as US and Britain and ignored interests of revisionist powers such as Italy, Germany and Japan। अच्छा, EHK ने भी ये बात की कि देखें ये सारी जो लिबरल एफर्ट्स थी, आइडियलिस्ट एफर्ट्स थी, ये सारे वही लोग क्यों कर रहे हैं या उन्हीं मुल्कों से क्यों आ रही हैं या वही क्यों प्रमोट कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी पावर है, यूएस है, ब्रिटेन है, जो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, पूरा स्टेटस को वो कंट्रोल कर रहे हैं। 1919 की पीस ट्रीटी के बाद सारा बैलेंस ऑफ पावर उनके हाथ में है, वो बात कर रहे हैं स्टेटस को मेंटेन करने की। तो इनका पॉइंट ये था कि ये जो एफर्ट्स हैं जैसे लीग ऑफ नेशंस या ये सारी चीजें, ये सारे का सारा जो स्टेटस को है उसको फ्रीज करने की ही एक अटेम्प्ट है। और जापान, जर्मनी, वो मुल्क जो कि नहीं है सेटिस्फाइड, वो क्यों डिसआर्मामेंट करें? उनके तो इंटरेस्ट में है कि वो जंग करें और कॉलोनीज ले लें, उनके इंटरेस्ट में वो और टेरिटरी एक्वायर करें। व्हाई वुड दे बी इंटरेस्टेड इन डिसआर्मामेंट? व्हाई वुड दे बी इंटरेस्टेड इन अ वर्ल्ड गवर्नमेंट? व्हाई वुड दे बी इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल लॉ? व्हाई? जब उनको फायदा है जंग करने में, तो जब जंग सेंस बनती है तो वो क्यों करेंगे? तो ये उनको तो सेंस बनती है जो कि कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज को, वो तो बड़ा कह सकते हैं कि ठीक है यार इधर ही चीजों को रोक देते हैं स्टेटस। अब इसमें देखें, एक होती है स्टेटस को पावर, एक होती है रिविजनिस्ट पावर। स्टेटस को होती है जो पावर को मेंटेन करने की कोशिश करती है एट इंटरनेशनल लेवल, जो जो भी बैलेंस ऑफ पावर होता है। और रिविजनिस्ट पावर है जो रिवाइज करने की कोशिश करी है, राइजिंग पावर है जो कि पूरे जो सिस्टम को हमने देखा था कि एक सिस्टम है ना, इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है, हाँ, राइजिंग पावर रिविजनिस्ट पावर है कह सकते हैं, जो उस बैलेंस को छेड़ने की कोशिश कर रहा है। और स्टेटस को पावर है जो कि स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि जो उस वक्त स्टेटस है ना उसी को रखने की कोशिश कर रहा है, ये स्टेटस को है। तो जिनके इंटरेस्ट में है कि वही रहे निजाम, वो तो कहेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, इंटरनेशनल लॉ हो, क्योंकि वो सारी एक्शन जो हैं वो उनकी पावर को मेंटेन करेंगे। ये इनका एक पॉइंट था कि कुछ मुल्कों के पास होता है, कुछ के पास नहीं है। जिनके पास नहीं है उनकी तो यही कोशिश होगी कि वो, हाँ, स्टेटस को एग्जिस्टिंग पावर, यस दैट इज अ बेटर टर्म, एग्जिस्टिंग पावर। लेकिन टर्म्स आपने ये यूज करनी है जो ये एक्चुअल जार्गन है स्टेटस को वो समझने के लिए। बहुत अच्छा पॉइंट है एग्जिस्टिंग पावर, और बिजनेस पावर जो है वो है जो राइजिंग पावर है। फिर इनके कहते हैं कि अनरियलिस्टिक फ्रेमवर्क्स ऑफ एनालिसिस हैं। आप लोग जो है, आपका एनालिसिस स्ट्रांग नहीं है, उसमें पावर का कोई रोल नहीं है। आपका एनालिसिस सारे का सारा जंग के अराउंड है कि उसको कैसे मेंटेन किया जा सके। ओवरली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ह्यूमन नेचर है, ये क्रिटिसिज्म था कि ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छा आपने ज्यूम किया हुआ है कि बहुत अच्छी हैं, कॉपरेट कर सकते हैं, पावर नहीं चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट होगा। तो ये भी एक बहुत गलत बेसलाइन है आपकी। फिर टेलियोलॉजिकल है। टेलियोलॉजिकल क्या चीज होती है? ये फिलोसफी के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज आ रही है। टेलियोलॉजिकल होता है कि जिसका आप एंड पहले सोच लेते हैं और चीजों को उधर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ये टेलियोलॉजिकल होता है कि आपने एंड पहले सोच लिया कि नो वॉर, और अब हर चीज को उधर लेके जाने की कोशिश करें, हर आर्गुमेंट को, हर चीज को वहां फोर्स करने की वो कर सकते हैं। जी, ये आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये टेलियोलॉजिकल है कि आपने पहले सोच लिया एंड रिजल्ट। और ये हम बात कर चुके हैं कि पहले आप यूटोपिया बना रहे हैं, बाद में उसको किसी तरह चीजों को उस पर फोर्स करने की कोशिश करें। और यूटोपियन है नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। ये सारी डिस्कशन हम EH कार के कॉन्टेक्स्ट में कर चुके हैं। इनकी बुक आई 20 क्लासेस जिसमें पूरी आइडियलिज्म को इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। और इन्होंने कहा द पैशनेट डिजायर टू प्रिवेंट वॉर determined the whole course and direction of study. Like other infantile sciences, the science of international politics has been markedly and frankly utopian. कि utopian है, इसका कोई जो है अमल दखल नहीं।